आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे एपिसोड 5। स्टोरी का क्लाइमेक्स शुरू करने से पहले मैं आओ सुनाओ कहानी फैमिली का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को सुना, पढ़ा और इतना प्यार दिया। और उन मेंबर्स को डबल थैंक्स बोलती हूँ जो वीडियो को लाइक करते हैं। और सबसे बड़ा वाला थैंक्स कमेंट्स करने वाले मेंबर्स को बोलती हूँ। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए चार्जर का काम करते हैं जो हमें लिखने के लिए पूरी तरह से चार्ज कर देती हैं। ऐसे ही हमें चार्ज करते रहिए ताकि अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 5 समझने के लिए एपिसोड 1, 2, 3, 4 ज़रूर देखें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का तो काम है कहना, लेकिन युवराज को डर था तो सिर्फ और सिर्फ युग और रिया का। क्या वो श्रद्धा को अपनाएंगे? शराब का नशा तो युवराज का कब का उतर चुका था, पर आज का दिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस भरा था। युवराज वहीं काउच पर बैठे बैठे सर एक तरफ कर टेक लगा के सो गई। आज जिंदगी की ऐसी सुबह शायद कई सालों बाद आई थी। जब उठते ही युवराज के होंठों पर मुस्कान आ गई। जब आंख खुली तो खुद को काउच पर सोया पाया और अपने ऊपर चादर को देखकर बीती रात की सारी बातें याद आ गई। अभी युवराज वहां से उठ पाते उससे पहले ही श्रद्धा युवराज के सामने आकर खड़ी थी। पिंक साड़ी, खुले कीले बाल और सादगी से भरे चेहरे पर उसकी बड़ी सी मुस्कान। हाथों में चाय का कप तब टेबल पर रखकर युवराज के सामने खड़ी हो गई। युवराज तो उसे अपलक निहार रहे थे या फिर यकीन करने की कोशिश कर रहे थे कि ये कोई सपना नहीं हकीकत है। रात में जो इतनी बिखरी थी उसने खुद को कितनी जल्दी समेट लिया। शायद यही उसकी खूबी थी, अपने अंदर ही सब कुछ समेट लेने की। रात से ही युवराज का मन बड़ा शांत था क्योंकि एक बड़ा फैसला तो युवराज कर चुके थे, श्रद्धा को अपनी जिंदगी में जगह देने का। युवराज ने श्रद्धा से पूछा, कुछ कहना है? श्रद्धा, जी, वो रात आप शायद ज्यादा थक गए थे, काउच पर ही सो गए थे तो आपको जगाया नहीं। रात में बड़े परेशान थे ना आप? अब ठीक है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? युवराज बोलते भी क्या, युवराज तो उसे सुनना चाहते थे। आज पहली बार युवराज ने श्रद्धा की तारीफ की। श्रद्धा, मुझे नहीं पता तुम इतनी खूबसूरत हो, बिल्कुल परी की तरह। दिल कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में अगर थोड़े पहले आती तो। श्रद्धा ने युवराज की बात काट दी। आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं? पर आज पता चला कि आपको तारीफ करना भी आता है। एक बात कहूँ? युवराज, कहो। श्रद्धा, आप सच में दिल से चाहते हैं वो मैं? श्रद्धा कहते हुए अटक रही थी। युवराज, श्रद्धा, आज भी सच में दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो हमेशा। बस मन में एक डर है कि कल को ये फैसला हम दोनों के लिए कोई गलत फैसला ना हो जिसकी वजह से हम दोनों को आगे की जिंदगी में सिर्फ घुटन हो। श्रद्धा, ये तो आपने ठीक कहा, पर मैं आपसे इतना वादा करती हूँ कि आप आज के बाद ऐसी बातें नहीं करेंगे, बस खुलकर हंसेंगे और जिएंगे। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दो लोगों में प्यार हो तो सब कुछ खुद सही हो जाता है। युवराज, पर श्रद्धा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद तुम्हारे लिए ज़रूरी हों, पर वो मैं शायद कभी ना दे पाऊँ। श्रद्धा, मैं सब समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हर एक चीज़ का कोई हल होता है। आपको मैं कभी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी। अब बताइए, और कोई बात? युवराज ने मन में सोचा, हाँ है, सबसे बड़ी मुश्किल तो अभी खड़ी है। युवराज को रिया और युग का ध्यान आ गया। अभी तक जो मुस्कान युवराज के होठों पर थी वो फिर गायब हो चुकी थी और चेहरे पर एक उदासी आ गई। श्रद्धा युवराज के करीब आकर खड़ी हो गई और युवराज को अपनी तरफ करके पूछने लगी, अभी तो आप खुश थे, अब क्या हुआ? युवराज उसे देखकर कुछ कहते, पर वो उससे पहले ही बोल पड़ी, आप रिया और युग के बारे में सोच रहे हैं ना? युवराज, हाँ, लेकिन तुम्हें बिना मेरे कहे कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ? श्रद्धा, ये दिल की बात है। जब आप कोई बात दिल से सोचते हैं तो मेरे दिल को पता चल जाता है। पर अगर मैं कहूँ कि इसका भी एक रास्ता है तो आप मुझे क्या देंगे? युवराज बड़ी हैरानी से श्रद्धा को देख रहे थे, जैसे वो किसी बंधन से आज़ाद हो गई हो कुछ भी करने के लिए। वो शरारत से बोली,
युवराज, जो तुम कहोगे दूंगा, पर अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन है तो मुझे बता दो। लॉयर आप हैं और सॉल्यूशन मुझसे मांग रहे हैं। पहले आप सोच लो, फिर मैं तो हूँ ही। वो पीछे पीछे कदम बढ़ाकर एक आंख मारती हुई भागते हुए बोली। युवराज उसकी शरारत पर मुस्कुरा गए। मन में सोचने लगे, कितनी अलग है आज श्रद्धा, शरारती सी, मासूम सी, जैसे किसी ने उसके सारे पंख खोल दिए हों। तो युवराज उठकर तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। युवराज को ऐसे नॉर्मल देखकर उसने आंखों से इशारा किया। युवराज आज उसे खुश देखना चाहते थे, जैसे वो आज थी। युवराज ने भी कह दिया, देखो ये सब अब तुम्हारी ही तो इच्छा थी, जो अब तुम ही संभालो। जब संभल जाए तो बता देना, फिर कुछ आगे की सोचूंगा। युवराज ने नाश्ता करके मुस्कुरा के उसकी नाक खींच ली। शायद उसे युवराज से ये उम्मीद नहीं थी। वो युवराज को घूर कर देखने लगी और युवराज बाय बोलकर ऑफिस निकल गए। युवराज सारे रास्ते सोचते रहे कि प्यार इंसान को कितना बदल देता है। हालांकि युवराज के दिल दिमाग में जो डर था वो कोई छोटा मोटा नहीं था। आखिर एक बाप अपने बच्चे से ऐसी बात कैसे कर सकता है, और जब वो जानता है समझना कितना मुश्किल होगा, फिर भी मुझे करना ही होगा, श्रद्धा के लिए करना होगा। फिर युवराज ने खुद को हिम्मत दी, अगर किस्मत ने मुझे झुकने पर मजबूर किया है तो आगे भी सब ठीक ही होगा। श्रद्धा से मजाक में कह तो दिया, पर सच में दिल में हलचल मची हुई है। कभी लगता है श्रद्धा सब ठीक कर ही देगी, पर कभी लगता है कि वो तो उन दोनों को अच्छे से जानती भी नहीं। मैं क्या कह कर समझाऊं कि श्रद्धा मेरे लिए क्या मायने रखती है। मैंने 3 साल दूर करके बहुत दुख भी दिए, और अब मैं इससे ज़्यादा तकलीफ उसे नहीं दे पाऊंगा। पर सवाल फिर वही कि क्या कहूँ। युवराज का काम में मन तो लगा नहीं, बस सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई। मारिया युवराज को बार बार देखती, बार बार पूछती, आर यू ओके सर। युवराज हाँ में गर्दन हिला देते। श्रद्धा का फोन आया, युवराज ने बिजी कहकर काट दिया। युवराज श्रद्धा को और परेशान नहीं करना चाहते थे, पर आज कुछ हल लिए बिना युवराज घर नहीं जाना चाहते थे। वक्त के साथ श्रद्धा की उम्मीद और सपने बढ़ने से युवराज को डर लग रहा था कि रिया और युग ने अगर नहीं माने या फिर श्रद्धा और मुझे गलत समझ लिया तो क्या करूँगा मैं, कैसे समझाऊंगा दोनों को। सोच सोच कर युवराज की हालत खराब हो रही थी। फ़ोन तो 12 बजा, टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। फ़ोन देखा तो युग का फ़ोन था। उस वक्त युवराज की ऐसी हालत थी कि हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर पसीना और गला सूख गया था। युवराज को समझ नहीं आ रहा था कि फ़ोन उठाऊं या नहीं, सच कहूँ या झूठ, और अगर झूठ कहूँगा तो कल को और गलत लगूंगा, और सच कहूँगा तो पता नहीं युग क्या रिएक्शन देगा। फ़ोन बजकर कट गया। 1 मिनट रुककर फ़ोन फिर आ गया। अब तो कैसे भी फ़ोन उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो युग को टेंशन हो जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से सब वैसे ही डर गए हैं। फ़ोन उठाते ही युग बोला, हाय डैड, कैसे हैं आप, और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। युवराज ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, फ़ोन साइलेंट पर था इसीलिए ध्यान नहीं गया। युग, क्या बात है, अब तक आप ऑफिस में हैं। युवराज, हाँ वो काफ़ी काम पेंडिंग में था तो बस। युग, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। युवराज, नहीं तो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। मन में उलझे हुए युवराज बताना तो चाह रहे थे, पर कैसे बताएं कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात होंठों तक आकर रुक जाती। उधर से युग बोल रहा था, आप चुप क्यों हो गए डैड, आप इतने परेशान क्यों हैं। युवराज, बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन घबरा रहा था। आज पहली बार युग से बात करने से डर लग रहा था युवराज को। युग, डैड एक बात आपसे मुझे भी करनी है। यह शायद कुछ बताना चाहता था जो हम दोनों आपसे कभी नहीं कह पाए। आप हमारे लिए सब कुछ हो, मेरे और रिया के लिए सारी दुनिया। मतलब यू आर द बेस्ट डैड इन द होल वर्ल्ड। आपने हमेशा सिर्फ एक पिता का नहीं बल्कि हमें एक माँ का भी प्यार दिया, और सबसे बढ़कर हमेशा एक दोस्त बनकर रहे। हमारी सारी गलतियाँ बिना कहे माफ़ कर देते थे, बिना कुछ कहे ही समझ जाते थे कि हम दोनों को क्या चाहिए। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, हमारे लिए हर तरह का सेक्रीफाइस किया, हमारे हर फैसले में साथ दिया, कभी हम पर कुछ ज़बरदस्ती नहीं की, पिता के साथ अच्छे और सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया। और इस वक्त जब आपको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो हम आपके साथ नहीं हैं। युवराज बहुत ज़्यादा भावुक हो गए, पर समझ नहीं आ रहा था कि आज युग को क्या हुआ है।
युवराज ने कहा, युग कैसे बातें कर रहे हो? मैंने जो भी किया वो एक पिता का फर्ज नहीं बल्कि प्यार, उसका हक होता है, और तुम दोनों तो मेरा सब कुछ हो। युग, अगर मॉम आपके साथ होती तो ये सब इतना मुश्किल नहीं होता, और आप इतने अकेले नहीं होते। मैं जानता हूँ आपने हमेशा हम दोनों के बारे में सोचा है। फिर वो रुक कर बोला, आज पहली बार आपने अपने लिए कुछ सोच रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं। आप कभी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी फैसला लेंगे आपके दोनों बच्चे, जो आपके दोस्त भी हैं, वो हमेशा आपके साथ है। युवराज हैरान थे और उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अगर कुछ था तो वो था युवराज की आंखों से निकलते आंसू, और आज युवराज के हालात क्या हैं और वे अपने ही बेटे से क्या बात कर रहे हैं। लेकिन श्रद्धा का सोचकर एक बार इस तूफान से तो गुजरना ही पड़ेगा। युवराज महसूस कर सकते थे कि युग भी रो रहा था। उसकी आवाज़ का भारीपन छुपाए से भी नहीं छुप रहा था। युवराज ने लड़खड़ाती आवाज़ में युग से बस इतना पूछा कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? युग भरी आवाज़ से बोला, डैड, शायद अगर मैं सिर्फ एक बेटा बनकर दुनियादारी की सोचता तो मैं आपसे बहुत नाराज़ होता, लेकिन मैंने एक बेटा और आपका दोस्त दोनों बनकर सोचा। जब हमें आपके बारे में सोचना चाहिए था तो हम अपने करियर बनाने में लग गए, और आपने हमसे कभी कोई शिकायत नहीं की। पर अब जब आपकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, कोई है जो आपके अकेलेपन में साथ दे सकता है, आपको संभाल सकता है, प्यार दे सकता है, तो हम नाराज़ क्यों होंगे? हाँ, ये बात सच है कि ये बात इतनी आसानी से नहीं समझ पाया। पर युवराज श्रद्धा का नाम सुनकर हैरान रह गए। युवराज ने हैरानी से कहा, श्रद्धा ने मतलब? युग, हाँ डैड, श्रद्धा। जब हम सब वहाँ थे तो एक दिन श्रद्धा ने फ़ोन करके मुझे कॉलेज बुलाया कि कोई बात करनी है। जब मैं कॉलेज गया तो श्रद्धा ने कहा कि कोई ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए हम झील के पास चले गए। वहाँ श्रद्धा ने बताया कि वो आपको पसंद करती है। सुनते ही मेरा गुस्सा फट पड़ा और मैंने उसे डांटा और ना जाने क्या क्या कह दिया। श्रद्धा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी उम्र देखी है? और डैड की? लोग क्या कहेंगे? अपना ही नहीं तो हम सबके बारे में थोड़ा तो सोचती। तुम हम सबका तमाशा बनाना चाहती हो। कुछ तो लोग कहेंगे। सोचा है कभी कि नज़रों से देखेंगे तुम्हें, तुम्हें नहीं डैड को भी, और डैड ने तुम्हें सहारा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें फंसाने की कोशिश करो। वो अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं। और अगर तुम्हें उन्हें फंसाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे डैड विनम्र स्वभाव के हैं, सबकी मदद करती हैं, तुम्हारी भी की। इसका ये मतलब नहीं कि तुम उनका फ़ायदा उठाओ। और तुम कैसी लड़की हो जो एक तरफ नितिन के साथ शादी करना चाहती थी, फिर अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से तुम्हें मेरे डैड अच्छे लगने लग गए? या फिर उन्हें तन्हा पाकर उनका पैसा और प्रॉपर्टी चाहिए? मैंने उसे बहुत कुछ सुनाया, लेकिन वो पता नहीं किस मिट्टी की बनी, ज़रा सी टस से बस नहीं हुई। फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। उसने मुझे आपके, अपने और नितिन जो कि नीरज है उसके बारे में भी सब कुछ बताया। श्रद्धा ने कहा, अगर नीरज जैसे इंसान के लिए सिर्फ पाना ही प्यार होता है तो सिर्फ ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ आकर्षण है जो किसी भी कीमत पर चाहिए। प्यार तो आपके डैड के प्यार जैसा होता है मेरे लिए। उन्होंने फीलिंग्स होने के बाद भी मुझे एक जिम्मेदारी की तरह निभाया। लेकिन आप तो उनसे बहुत प्यार करती हैं, उनके बेटे ही नहीं उनके दोस्त भी हैं। उन्होंने हमेशा आपके लिए खुशियाँ इकट्ठा की। आज आप भी उनके बेटे से बढ़कर एक दोस्त बनकर सोचिए कि उनके लिए क्या सही है। मैंने उससे कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात मेरे सामने करने की? श्रद्धा ने कहा, आपके प्यार ने। आप अपने डैड से कितना प्यार करती हैं ये मैंने देखा है और महसूस भी किया है। बस उसी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं आपसे ये बात कर पाई। युग जी, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ खोया ही है, पाया सिर्फ और सिर्फ आपके परिवार का प्यार और आपके डैड का प्यार नहीं कहूँगी, पर उनके दिल में थोड़ी सी जगह ही मिल जाए तो बहुत है। मैंने कहा, तुम ये कह तो रही हो कि डैड तुमसे, अगर सच नहीं हुआ तो? श्रद्धा ने कहा, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि वो कभी मुझे अपनाएंगे या नहीं। पिछले 3 साल से महसूस कर सकती हूँ उनके दिल की उथल पुथल, लेकिन उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं। मैंने उससे कहा, फिर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों कही? इसलिए क्योंकि चाहे उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर बहुत जल्दी मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा। उन्होंने वादा किया था
और अगर उन्होंने वादा निभाया तो सबसे पहले उन्हें आपकी ज़रूरत होगी, क्योंकि सबसे पहला हक आपका है उन पे। जितना मैं जान पाई हूँ, अगर आप उनके साथ होंगे तो वो किसी की भी परवाह नहीं करेंगे और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़रूर आएंगी और उनका अकेलापन खत्म हो जाएगा। युग ने सारी बातें युवराज से कह डाली। डैड, सच में हमने आपके और आपके अकेलेपन के बारे में समझने की कभी कोशिश ही नहीं की, पर श्रद्धा की बातों से मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उस दिन लगा शायद वो आपको हमसे ज़्यादा समझती है। आपके मन में क्या है, इतने दिन आपके पास रहकर भी समझ नहीं पाए, और वो आपके इतने कम टाइम में इतने अच्छे से समझ पाई। हम दोनों ना तो अच्छी औलाद बन पाए, ना ही दोस्त। हमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा, पर श्रद्धा की बातों ने हमें सच में पहली बार हमारे डैड से मिला दिया। मैं समझ पाया कि एक पिता होना क्या होता है। श्रद्धा की बातों से इतना तो मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए और आप उसके लिए क्या मायने रखती हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि हम उसे वो जगह कभी दे पाएंगे जो जगह माँ की है। अगर हम एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त बनेगी। आई प्रॉमिस डैड। मैंने तो रिया से भी बात कर ली थी और हम दोनों आपसे बात करना चाहते थे, पर श्रद्धा ने मना कर दिया। उसने कहा, पहले ये फैसला आपका है कि आप उसे अपनाना चाहते हैं या नहीं। वो ज़बरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं चाहती। उसके बाद आप हमसे खुद बात करेंगे, या फिर जब ज़रूरत होगी तो तब वो हमसे कह देगी। इसीलिए हम दोनों ने आते वक्त आपसे कहा था कि आप जो भी फैसला लेंगे, हमें हमेशा आपके साथ हैं। बस आप खुश रहिए। अगर वो खुशी श्रद्धा के साथ मिलती है तो आपकी इस खुशी में हम भी खुश हैं। श्रद्धा सच में बहुत अच्छी है, नहीं तो आज तक आपके दिल में जो जगह किसी ने नहीं बनाई, वो उसने बना ली, और हम लोगों के भी। हम जल्द ही आप दोनों से मिलने आएंगे। प्लीज़ आप अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखिएगा, और आपको हमें किसी भी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा से हमारे बेस्ट डैड थे और रहेंगे। आई लव यू सो 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 मच डैड। युवराज को अपने बेटे युग की इतनी बातें सुनकर उस वक्त क्या कहूँ क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और सब कुछ सुलझ गया। युवराज ने तो युग को कहा, मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए, पर आज मुझे सच में तुम दोनों पर गर्व है कि तुम दोनों का पिता हूँ। युवराज की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सच में मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे बच्चे मिले। युग ने युवराज की खामोशी समझ के कहा, डैड ऐसा करिए, आप अभी इसी वक्त घर जाइए प्लीज़, और हम सब कल बात करेंगे। युवराज ने फ़ोन रखा और एक लंबी सांस ली और अपनी कुर्सी पर आंखें बंद करके सिर टिका लिया, जैसे उन्होंने आज एक बड़ी मुश्किल लड़ाई जीत ली हो। हालांकि उन्होंने तो बस युग की बातें सुनी, पर आत्मा पर से एक बोझ उतर गया। दिल दिमाग ही नहीं, रूह भी सुकून से भर गई। बड़ी राहत भरी सांस ली। मारिया पहले ही जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद युवराज उठे और विला के लिए निकल पड़े। आज युवराज को कहें कि वो हवा में है तो ये गलत नहीं होगा। आज कुछ गलत नहीं लग रहा था। आज विला जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। युवराज और आज तो विला भी कितनी दूर लग रहा था। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। बार बार श्रद्धा का चेहरा सामने नजर आ रहा था। सुबह जितना परेशान थे, इस वक्त उतना ही खुश। आज पहली बार अपने दिल की खुशी महसूस की थी। आज ना कोई बंधन, ना ही कोई रिश्तों का डर, बस एक आज़ादी थी कि मैं भी अपने दिल की कर सकता हूँ। आज जो खुशी युवराज अपने अंदर महसूस कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की वजह से थी। उसने युग से बात की, उसे समझाया, युवराज को उसकी नज़र से गिरने से बचा दिया, और शायद आज औलाद और पिता और करीब हो गए सिर्फ श्रद्धा की वजह से। आखिर युवराज विला पहुंच ही गए। जैसे ही अंदर हॉल में घुसे, सामने श्रद्धा को देखकर दिल किया कि बस उसे गले से लगा लूं, पर युवराज को खुद पर ही हंसी आ गई। कैसे मैं बच्चों जैसी बातें सोच रहा हूँ। युवराज खुद को काबू करते हुए मुस्कान भरे चेहरे से अपने कमरे में चले गए। युवराज जानना चाहती थी कि इस वक्त भी युग को फ़ोन करने के लिए क्या श्रद्धा ने कहा होगा। इसीलिए युवराज ने उसे युग के बारे में कुछ नहीं बताने का सोचा। पर श्रद्धा तो श्रद्धा है। थोड़ी देर उसका वेट करने के बाद फिर फ्रेश होकर बालकनी में खड़े सोच रही थी कि श्रद्धा ने युवराज के कंधे पर हाथ रखा तो युवराज ने अपनी सोच से बाहर आ गए। युवराज कुछ बोलने से पहले ही श्रद्धा ने युवराज को पानी दिया, कहा, लाइए मेरा गिफ्ट। युवराज ने ना समझने की कोशिश करते हुए पूछा, किस बात का गिफ्ट। वो हंसकर बोली, आपका केस जो सॉल्व कर दिया मैंने, द मोस्ट पावरफुल लॉयर।
युवराज सिंह राठौर का केस आज मैंने हैंडल कर उसे जीत लिया है, तो गिफ्ट तो बनता ही है ना बॉस। आपने ही तो कहा था अगर ये सॉल्व कर दूं तो आप मुझे गिफ्ट देंगे। लाइए लाइए। श्रद्धा की बातों में आज बहुत शरारत, मासूमियत और इतराहट थी। बड़ी प्यारी लग रही थी श्रद्धा। युवराज ने उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपने करीब करके सीरियस होकर कहा, श्रद्धा, इतनी बड़ी बात तुमने युग से की और आज मुझे फ़ोन भी उसने तुम्हारे कहने पे किया है ना। लेकिन अगर वो तुम्हें गलत समझ लेता तो, या फिर कुछ बुरा कर देता तो। श्रद्धा युवराज के गले लग गई और कहने लगी, सच कहूँ तो मैं पहले बहुत डरी हुई थी आपसे दूर जाने से। आप मान ही नहीं रहे थे, मगर जब युग और रिया को देखा तो आपके लिए उनका प्यार, तो आपकी उलझन भी समझ में आई। आप गलत नहीं थे। मैंने आज तक वो परिवार देखा जिसके लिए पैसा ही सब कुछ था, जिन्होंने पैसे के लिए अपने ही घर की बेटी बेच दी, या फिर ऐसे दोस्त जिन्होंने दोस्ती के नाम पर ठगा ही है, चाहे वो नीरज हो या नीरज का दूसरा रूप नितिन। ऐसे लोगों से मिलकर तो इंसान का खुद पर से भरोसा ही उठ जाए। लेकिन आप मेरी जिंदगी में आए एक फरिश्ते की तरह। पता नहीं क्या था कि मैं बस आपके पास ही खुद को महफूज समझती थी, क्योंकि उस वक्त में बहुत टूट चुकी थी। लेकिन आपकी सादगी और इनोसेंट सी बातें, आपका नेचर, पता नहीं उसका ऐसा असर इतनी जल्दी मुझ पर पड़ेगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बस मैं खुद को भूल ही गई। पर जब मैं आपके परिवार से मिली तो फिर से परिवार के प्यार पर यकीन हो गया। रही बात युगो और रिया की, तो मैं इतना ही समझ चुकी थी आपके लिए वो क्या है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि आप कभी भी उनसे दूर हों, वो भी मेरी वजह से। मैं आपका साथ चाहती थी, पर आपकी खुशी से, किसी मजबूरी में नहीं। इसीलिए मैंने युग से बात करने की सोची। युग से डर में बहुत लगा, पर आपसे दूर जाने से ज़्यादा नहीं। फिर सोचा वो चाहे जितना नाराज़ होगा पर कभी गलत नहीं करेगा, आखिर वो आपसे प्यार जो करता है। युवराज, तुम्हें कुछ ही दिनों में उस पर इतना यकीन हो गया। श्रद्धा, नहीं, उन पर नहीं, आप पर। वो आपके बेटे हैं और आपकी परवरिश पर। आपने मुझे संभाला नहीं होता तो रास्ते के ठोकरे खाकर कब के इस दुनिया को छोड़ चुकी होती, या कोई भी ऐरा गैरा लूट ले जाता। युवराज ने उसे कसकर पकड़ लिया। मैं समझती हूँ कि आपके लिए ये बात युग से या रिया से करनी कितनी मुश्किल होगी। इसी वजह से आप सुबह से परेशान थे और मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने युग को कहा आपसे बात करने को, और वो अच्छी तरह समझ गया। उसने मुझसे कहा कि वो सब संभाल लेगा, वो बहुत समझदार है। युवराज, हाँ वो तो है। आखिर बेटा किसका है? युवराज ने भी इतराते हुए कहा। एक बात और पूछूं? श्रद्धा, आपको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो चाहे कह सकते हैं या पूछ सकते हैं। युवराज, वैसे इस सवाल का कोई मतलब नहीं, फिर भी अगर मैं नहीं मानता तो, या तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो। वो युवराज से अलग होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। युवराज ने उसके पास जाकर उसके आंसू साफ किए और गले से लगा लिया। युवराज ने उसे कसते हुए कहा, श्रद्धा, मैंने तो बस ऐसे ही, तुम्हें ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। श्रद्धा, नहीं, अगर आप नहीं मानते तो मैं कभी भी आपको मजबूर नहीं करती। यहाँ से कहीं दूर चली जाती, पर आपको परेशान नहीं करती। रही पसंद की, तो उसके लिए दिल और दिमाग खाली भी होना चाहिए, और उस पर तो पहले ही आप बैठे हैं, तो फिर उसका कोई चांस ही नहीं। जो मैं सह चुकी हूँ उससे ज़्यादा मैं और नहीं सह पाती। मैं मरना पसंद। युवराज ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके होठों पर हाथ रख लिया। उसे आगे कुछ बोलने नहीं दिया और सुनने की हिम्मत नहीं हुई। अब उसे खोने के बाद से भी डर लग रहा था। युवराज, मैंने हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखा, तुम्हारी फीलिंग्स जान कर भी। कहीं कल को तुम्हें ये ना लगे कि तुम उस वक्त छोटी थी, तुमने बचपने में कोई गलत फैसला कर लिया। पर आज मुझे यकीन हो गया कि ऐसा कभी नहीं होगा। श्रद्धा, पता है, आई एम वेरी लकी। तुम्हारे इस एहसास ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पर अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा। आज उन दोनों के दिलों में बस प्यार और सुकून था, और आने वाले जिंदगी के सपने। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही खड़े रहे। फिर युवराज बोले,
श्रद्धा, कुछ खाने को मिलेगा? आज तो भूख भी बड़ी जबरदस्त लग रही है। श्रद्धा मुस्कुराते हुए, जी ज़रूर मिलेगा, बस 5 मिनट वेट कीजिए। श्रद्धा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। दोनों खाना खाने लगे और अपने अपने रूम में चले गए। आज दोनों राहत भरी नींद सोए, जैसे दोनों ने ही एक बड़ी जंग जीत ली हो। सुबह ही विला में जब शोरगुल हुआ तब दोनों की आंख खुली। आंखें मसलते हुए जब दोनों कमरे से बाहर आए तो देखा युग, तान्या और रोहन रिया ऊपर दौड़े आ रहे हैं। दोनों की आंखें खुली रह गई। आते ही सब युवराज को लिपट गए। युवराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। युग, रिया, तुम सब यहाँ अचानक? एक साथ बोले। यस डैड, सरप्राइज। युवराज, बताया तो होता। युग, बता दिया होता तो आपका ये चमकता दमकता खूबसूरत चेहरा कैसे देख पाते। श्रद्धा के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठी। सब बहुत खुश थे। विला में चारों ओर रौनक ही रौनक थी। सबने नाश्ता किया। युवराज ऑफिस के लिए निकल गए। शाम में जब वापस आए तो विला का नज़ारा देखकर हैरान ही रह गए। विला खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। श्रद्धा भी हॉल में काम में लगी हुई थी। उन्हें अच्छा लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी युग उनके पास आया और बोला, कैसा लगा डैड? युवराज, बहुत खूबसूरत है, लेकिन किस लिए है? युग, आपकी शादी है ना, और आप होने वाले दुल्हा हैं। अब आप कम से कम 15 दिन तो ऑफिस नहीं जाएंगे। 15 दिन अपनी लाइफ खूब इंजॉय कीजिए, और हमें भी बहुत से काम हैं। रिया, हाँ डैड, भाई ठीक कह रहे हैं। युग का साथ देते हुए रिया, रोहन और तान्या भी वहां पर आ गई। उनकी बातें सुनकर युवराज का मुंह खुला का खुला रह गया और श्रद्धा तो शर्म के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। युवराज, तुम सबका दिमाग तो ठीक है ना? युग, जी डैड, बिल्कुल ठीक है। युवराज थोड़ा गुस्से में, हद होती है किसी बात की। ये सब क्या लगा रखा है, हटाओ ये सब। मैंने श्रद्धा को इस उम्र मन से अपनाया है। लीगली अपनाने के लिए कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तो ये सब ड्रामा क्यों? युग, डैड, ये ड्रामा नहीं है, हमारी खुशी है, हमारी फीलिंग्स है इसमें। और जिन हालातों में, जिस उम्र में, जिस मजबूरी में एक बेटे होने के नाते आपने अपना मन मार कर, अपने जज्बातों का गला घोट कर मॉम से शादी की थी, हम नहीं चाहते कि आज फिर से इस समाज की खातिर अपने अरमानों की बलि चढ़ा दें। और डैड, आपकी शादी इतनी छोटी उम्र में हुई थी तो हम भी जल्दी ही आपकी गोद में आ गए थे। नहीं तो 40 की उम्र में तो कुछ लोगों की शादी भी नहीं होती है, तो इतने बड़े बच्चों का बाप होना तो दूर की बात है। और आपने हमारी शादी बड़ी धूमधाम से की थी, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? युवराज, छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो युग। लोग क्या कहेंगे सोचा भी है? इस नज़र से देखेंगे श्रद्धा और मुझे। बचपना मत दिखाओ तुम सब। युग, डैड, आपको लोगों की खुशी चाहिए या अपने बच्चों की, डिसाइड कर लीजिएगा। युग नाराज होकर ऊपर भाग जाता है। सब उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। युवराज वहीं काउच पर सर पकड़कर बैठ जाती हैं। श्रद्धा उनके पास आकर उनके कंधे पर सर रख लेती है। युवराज, श्रद्धा, युग ने तो मुझे बड़ी अजीब दुविधा में डाल दिया है। समझ नहीं आ रहा है उसके बारे में सोचूं या समाज का लिहाज करूं। श्रद्धा, आपने हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाही है, आज भी वही कीजिए। आपके लिए कौन ज़्यादा मायने रखता है, बस इसे महसूस कीजिए। श्रद्धा भी उठकर चली जाती है। युवराज भी अपने कमरे में चले जाते हैं और रात भर इसी बारे में सोचते रहते हैं। सुबह युग के कमरे में जाकर उसे बोल देते हैं कि मैं दुल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। युग सुनते ही उनके गले लग जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। युवराज की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सब वहीं आ जाते हैं। उन्हें ऐसे देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। फिर सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो दयाल अंकल आ जाती हैं। उन्हें देखकर सब बहुत खुश होते हैं। युवराज, अब आंटी की तबीयत कैसी है अंकल? अंकल, बेटा, अब कहाँ ठीक रहती है वो, बिस्तर पर ही है। जब से यहाँ से गया हूँ मैं, बेटा बहू के लिए तो हम जैसे पराए ही हो गए हैं। युवराज, अंकल, आपको कितने बार तो बोला है यहाँ ले आइए आंटी को, आप सुनते ही नहीं हैं। अंकल, नहीं रूबी बेटा, वो उसको घर को छोड़ना नहीं चाहती। खैर तुम छोड़ो ये सब। मुझे युग का फ़ोन गया था। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुमने बहुत सही फैसला किया है। युवराज थोड़ा झिझक जाते हैं
और उठकर चले जाते हैं। श्रद्धा अंकल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। अगले दिन हॉल की रौनक में चार चांद लगे हुए थे। एक एक करके सब मेहमान आने शुरू हो चुके थे। साथ में मीडिया को भी युग ने इनवाइट किया हुआ था, लेकिन किसी को भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा था आखिर किस बात के लिए इनवाइट किया गया है। कुछ तो उड़ती उड़ती खबर सभी के कानों में थी, तो कानों में खुसर फुसर चल रही थी। सजे धजे स्टेज पर जब युवराज और श्रद्धा की दुल्हा दुल्हन के रूप में एंट्री हुई तो सबकी आंखें फटी रह गई। सब आपस में बातें करने लगे। युवराज के चेहरे पर थोड़ी सी झिझक उभर आई, जिसे देख के स्टेज पर आया और युवराज का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। हॉल में शोरगुल की आवाज़ गूंज रही थी, तो युग ने बोलना शुरू किया, जिससे फिजा में खामोशी छा गई। आप सभी लोगों को यहाँ क्यों इनवाइट किया गया है? इस बात का सस्पेंस आप सभी लोगों में जोर शोर से बना हुआ है। आप सभी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अचानक से युवराज सिंह राठौर विला में क्यों इनवाइट किया गया है। तो आप सभी का कंफ्यूजन मैं अभी दूर करने वाला हूँ। आपने हमेशा देखा है कि माता पिता अपने बच्चों की शादी करते हैं, और रीत भी यही है, क्योंकि माँ बाप इस दुनिया में बच्चों से पहले आते हैं और अपने बच्चों की खातिर ना जाने कितना कुछ बलिदान कर देते हैं। अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं और कभी अपने बच्चों से एक शब्द शिकायत का नहीं कहते। बच्चों की खुशी में खुश रहते हैं। अगर कभी अपने मन की करना भी चाहें तो 100 बार बच्चों के बारे में सोचते हैं, जैसे मेरे डैड युवराज सिंह राठौर ने सोचा। मेरे डैड के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि कैसे इतनी छोटी उम्र में इतने सेक्रीफाइसेस किए हैं उन्होंने। मेरी मॉम डैड को सिर्फ 22-23 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। वो चाहते तो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारी खातिर अपनी जवानी गंवा दी। और आज जब 40 की उम्र में उनके मन में किसी और के लिए प्यार का एहसास जागा तो उनकी उम्र आड़े आ गई। उनकी औलाद और ये समाज आड़े आ गया। क्या मेरे डैड को प्यार करने का हक नहीं है? सारी जिंदगी उन्होंने तन्हा गुजारी। क्या उन्हें अब भी किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है? यहाँ मौजूद सभी लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या मेरे डैड का फैसला गलत है? हॉल में बैठे सभी लोग बहुत खामोशी से युग की बातें सुन रहे थे। तभी लॉयर गुरमीत सिंह जी खड़े हुए और बोले, ओए मुंडिया, ਤੁਹਾਡੇ डैड ਦਾ फैसला 200% सही है। प्यार करन दी कोई उम्र नहीं होंदी। तभी जज विकास सिन्हा जी उठे और पूरे जोश के साथ बोले, युवराज सिंह राठौर के इस फैसले में हम सब उनके साथ हैं। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं। हॉल में सबकी आवाज़ गूंज गई, हम सब युवराज के साथ हैं। युवराज की आंखें छलक आई। युग को अपने सीने से लगा लिया। दोनों बहुत इमोशनल हो गए। रिया भी दौड़कर युवराज के सीने से लग गई। रोहन तानिया की भी आंखें भर आई और श्रद्धा ने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। उसकी आंखों से तो लगातार आंसू बहने लगे। रिया ने श्रद्धा को अपने डैड के पास खड़ा कर दिया। वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। फिर पूरे विधि विधान के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई। आज एक बेसहारा लड़की को पति का सहारा, परिवार का प्यार मिल गया और एक तन्हा इंसान को पत्नी का साथ, जिन्हें मिलाने में उनके बच्चे और समाज दोनों ही अब साथ थे। युवराज सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं और श्रद्धा अपने कमरे में, तो युग, रिया, तानिया, रोहन चारों मिलकर श्रद्धा को युवराज के कमरे में छोड़कर बाहर से गेट बंद कर देती हैं। युवराज श्रद्धा को देखकर छींप जाते हैं। श्रद्धा भी शर्माई सकुचाई से वहीं काउच पर बैठ जाती है। कमरे में बस खामोशी छाई रहती है। युवराज श्रद्धा से कहते हैं, आज तो मेरे बिस्तर पर सोना और मैं तुम्हारे। मेरा मतलब है मैं काउच पर सो जाऊंगा। श्रद्धा, नहीं जी, आपको काउच पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो आदत है, मैं सो जाऊंगी, आप आराम से सो जाइए। युवराज श्रद्धा के करीब आते हैं। श्रद्धा शर्मा के अपना चेहरा नीचे कर लेती है। युवराज अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा भरकर ऊपर करते हैं और कहते हैं, श्रद्धा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो दुल्हन के रूप में। मन करता है बस तुम्हें देखता ही रहूं। श्रद्धा युवराज के सीने से लग जाती है। युवराज उसका सर सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हें काउच पर सोने की ज़रूरत नहीं। तुम मेरी धर्म पत्नी हो, हम एक ही बिस्तर शेयर कर सकते हैं। कहते हुए उसे सीने से लगाए हुए चलकर अपने बेड पर बिठा देते हैं। श्रद्धा, पहले तुम चेंज कर लो, काफ़ी थक गई हो। श्रद्धा जी बोलकर खड़ी होकर रूम से बाहर आने लगती है, तो युवराज उसका हाथ पकड़ लेती है। श्रद्धा, बाहर मत जाओ प्लीज़, वो चारों गिद्ध की तरह हम दोनों पर नज़र रखे हुए हैं। तुम मेरे ही कोई कुर्ता निकाल कर पहन लो।
श्रद्धा के होंठों पर हंसी आ जाती है। वो वार्डरोब से युवराज का कुर्ता निकाल कर पहन लेती है और आकर बेड पर लेट जाती है। और कब दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। युवराज की आंख खुलती है, टाइम देखते हैं तो अभी 3:30 ही बज रही थी। श्रद्धा को देखती हैं, इतनी प्यारी, इतनी मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर बालों की लटें बिखरी हुई थी। आज युवराज बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के उसके चेहरे से लटें हटा देती हैं। ना जाने कब से तन्हा, कब से अधूरा था मैं। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है कभी, हौले हौले धीरे से। कुछ देर ऐसे ही प्यार से उसे देखती हैं, फिर वापस अपनी जगह पर लेटकर अपने माथे पर हाथ रखकर लेटते हैं और माथे पर बल पड़ जाते हैं। एक काम अभी भी अधूरा है मेरा, जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर लेता चैन नहीं मिलेगा। युवराज मारिया से बोलकर नीरज की सारी डिटेल्स निकलवा लेते हैं और पहुंच जाते हैं उसके इलाके में जहां वह किराए पर रह रहा था। जब युवराज उसके कमरे में दाखिल होते हैं तो नीरज आराम से टीवी देखने में बिजी था। नीरज युवराज को देखकर हड़बड़ा के एकदम खड़ा हो जाता है। होश खराब हो गए उसके युवराज को ऐसे अचानक अपने घर में देखकर। नीरज अटकते हुए बोलता है, आप यहाँ कैसे? युवराज अपने डैशिंग स्टाइल में आगे बढ़ते हैं, उसके करीब जाकर आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं, आज मैं यहाँ किसी दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि पति की हैसियत से आया हूँ। श्रद्धा मेरी पत्नी है और जो तुमने मेरी पत्नी के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मेरी पत्नी का साथ चाहिए होगा, जिसके लिए श्रद्धा कभी राजी नहीं होगी। इसीलिए कमरे में आवाज़ गूंज जाती है। युवराज खींचकर नीरज के कान के नीचे 2 लगा देती है। नीरज वहीं अपना गाल पकड़कर सन्न खड़ा रह जाता है। नीरज युवराज से माफ़ी मांगता है, उनके पैरों में पड़ जाता है। युवराज, मैं यहाँ श्रद्धा को ला सकता था तुझसे माफ़ी मंगवाने, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हें देखकर उसको फिर से वो सब याद आए। आज के बाद अगर किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत तुमने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज उसे वार्निंग देकर बाहर निकल जाते हैं। अब युवराज का अधूरा काम भी पूरा हो चुका था। युवराज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। उसके बाद वह सीधा अपने घर जाते हैं। घर जाते ही युवराज के हाथों में सिडनी के टिकट्स थमा देती है। युवराज, अब ये क्या है? युग, डैड, मैंने बोला था ना आपसे 15 दिन लाइफ एंजॉय करना है। युवराज, लेकिन सिर्फ 2 टिकट्स ही क्यों, हम सब जाएंगे ना? युग, नहीं नहीं, मेरे बाप पहले आप। उप्स, सॉरी डैड। युग अपने कान पकड़ लेता है। सब हंसने लगते हैं। युवराज युग को अपने सीने से लगा लेते हैं। अगले दिन युवराज श्रद्धा को लेकर सिडनी के लिए निकल जाते हैं, अपनी उस लाइफ को एंजॉय करने जिसको उन्होंने जिम्मेदारियों के चलते बहुत पीछे छोड़ दिया था। तो गाइस, यह थी युवराज और श्रद्धा की अनोखी प्रेम कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।